हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ के बारे में। अच्छा, ठीक है। तो कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ने से पहले हमको पता है कि नेचर में क्या होता है। एक एनर्जी नेचर किससे बनता है? एनर्जी और मैटर से मिलकर, मतलब दो कंपोनेंट आ जाएगा। किस में आ जाएगा दो कंपोनेंट? नेचर का दो कंपोनेंट है। नेचर का दो कंपोनेंट है, क्या हो जाएगा? एक एनर्जी और एक क्या हो जाएगा? मैटर। ठीक है। तो ये जो एनर्जी और मैटर है, यहाँ पर कुछ अगर जो फोर्स पड़ेंगे, ये कूलम्ब्स लॉ क्या है? एक फोर्स है। वैसे ही बहुत टाइप के फोर्स है। तो अगर वो फोर्स अप्लाइड होंगे तो किस वजह से अप्लाई होंगे? दो फैक्टर के, एक मास के वजह से, एक चार्ज के वजह से। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? फोर्स इज इज अप्लाइड ड्यू टू मास, और क्या हो सकता है? चार्ज। चार्ज। और ये मास से रिलेटेड हमारा न्यूटन क्या निकालेगा? ग्रेविटेशनल थ्योरम। वो फोर्स अगर मास पे होगा तो वो क्या होगा? ग्रेविटेशनल थ्योरम। उसका फॉर्मूला क्या है? हम 11th क्लास में पढ़े होंगे। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर जो m1 एंड m2 है वो क्या है? मास है। सिमिलरली वो कूलम्ब्स क्या किए? वो तो मास से रिलेटेड तो हो गया, अभी चार्ज बाकी रहा। तो कूलम्ब क्या किए? इस ग्रेविटेशन को रिलेटेड करके, मतलब रेफरेंस, ये ग्रेविटेशनल लॉ को रेफरेंस करके वो चार्ज का फॉर्मूला बनाए। क्या बनाए? एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, ये जो भी फॉर्मूला है ये वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर मास यूज हो रहा है, यहाँ पर चार्ज यूज हो रहा है। तो कैसे ये फॉर्मूला को हम डिस्क्राइब करेंगे, डेरिव मतलब डिस्क्राइब करके समझेंगे। आइए समझते हैं। ये रहा कूलम्ब्स लॉ का डेफिनेशन। क्या है? स्टेट्स दैट द फोर्स बिटवीन अट्रैक्शन और रिपल्सन। मतलब चार्ज तो एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। तो अगर सेम चार्ज होगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। अगर ऑपोजिट चार्ज होगा तो क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो वही बात बोल रहा है। अगर आप जो भी चार्ज ले, पॉजिटिव पॉजिटिव लो या नेगेटिव नेगेटिव लो या पॉजिटिव नेगेटिव लो, तो वो क्या होगा? तो उनको बिटवीन टू पॉइंट चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। मतलब क्या होगा? वो जो भी चार्ज लिए होगे वो फोर्स क्या करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स डिस्टेंस। मतलब यहाँ पर एक एग्जांपल लेंगे। लेट यहाँ पर Q1 एक चार्ज है और एक Q2 एक चार्ज है। तो अगर ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, ये जो चार्ज है ये इसके ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा होगा, तो ये फोर्स क्या होगा? इन दोनों चार्ज का मल्टीप्लिकेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करेगा, और इनके बीच जो डिस्टेंस आएगा, वो जो डिस्टेंस आएगा इनके बीच में, उसका स्क्वायर क्या होगा? फोर्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करेगा। लेट यहाँ पर क्या होगा? ये दोनों सेम चार्ज है। अगर सेम चार्ज होगी तो क्या होगा? दोनों को रिपल करेंगे, तो ये क्या करेगा? ये Q2 Q1 को इस दिशा में रिपल करेगा, यहाँ से फोर्स देगा। तो सिमिलरली Q1 क्या करेगा? Q2 को इस दिशा में रिपल करेगा, फोर्स मिला। अगर लेट ये Q1 एंड Q2 आर ऑपोजिट चार्जेस, अगर ऑपोजिट चार्ज है तो क्या होगा? ये इसको अट्रैक्ट करेगा। मतलब Q1 किसको अट्रैक्ट करेगा? Q2 को अट्रैक्ट करेगा, और Q2 सिमिलरली Q1 को भी अट्रैक्ट करेगा। कैसे अट्रैक्ट करेगा? जैसे अट्रैक्ट करेगा, और उन दोनों का डिस्टेंस क्या होगा? R हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। तो अभी अगर इन दोनों के चार्ज, वो जो हम जो दोनों चार्ज लेंगे, अगर उनका डिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा? फोर्स ज़्यादा होगा, मतलब फोर्स क्या होगा? कम जाएगा। अब मतलब रेडियस अगर बढ़ेगा तो फोर्स घट जाएगा। अगर फोर्स हमको ज़्यादा चाहिए तो हमको क्या चाहिए? हमको क्या करना होगा? रेडियस को छोटा करना होगा। तो क्या होगा? इसीलिए वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, फोर्स बढ़ेगा तो रेडियस घटेगा, अगर रेडियस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। अच्छा, तो अभी हमको ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मिला देंगे तो क्या होगा? फोर्स इज इक्वल टू, ये जो के है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट का कंस्टेंट है, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या है? एफ इक्वल टू क्या है? इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स, इलेक्ट्रिकल फोर्स। के क्या है यहाँ पर? इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है। और वो Q1 Q2 क्या है? वो चार्ज है। और आर क्या है? डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। अच्छा, तो अभी ये फार्मूला हमको मिल गया। एफ इज इक्वल टू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो अभी एक बात समझिए। लेट यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। तो ये फोर्स, ये क्या होगा? उसके चारों तरफ में जो होंगे वहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो वो कहाँ से अप्लाई करेगा? यहाँ से भी फोर्स अप्लाई कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो वो चारों तरफ में फोर्स अप्लाई करेगा। तो इसीलिए इसका एंगल कितना हो गया? एंगल कितना हो गया? 4 पाई हो गया। 4 पाई हो गया कि नहीं?
मतलब एक ही चार्ज वो किसको अप्लाई करेगा, उसके चारों तरफ में अप्लाई करेगा। चारों तरफ में अगर अप्लाई किया तो क्या होगा, 4 पाई आएगा हमारा एंगल। तो अगर मैं यहाँ पर क्या एक ही डायरेक्शन में लिया हूँ तो क्या हुआ, मतलब इतना सारा फोर्सेस में सिर्फ एक ही फोर्स अप्लाई हुआ है तो क्या हो जाएगा, वो 1/4 पाई हो जाएगा। मतलब अगर मैं एक ही डायरेक्शन में एक ही चार्ज को कंसिडर करूँगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अभी और एक बात समझिए, यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर एक और एक एग्जांपल ले जाएंगे। यहाँ पर एक चार्ज है और यहाँ पर और एक चार्ज है। अगर ये क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, लेट यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा, यहाँ पर कुछ फोर्स अप्लाई होगा। अगर यहाँ पर वैक्यूम मीडियम है, अगर मैं यहाँ पर कुछ मीडियम दे दूंगा, थोड़ा सॉलिड मीडियम दे दूंगा और लिक्विड मीडियम दे दूंगा, तो क्या हो जाएगा, फोर्स सेम रहेगा या थोड़ा कम हो जाएगा, ऑब्वियसली थोड़ा कम हो जाएगा। और अगर यहाँ पर और एक ज़्यादा, मतलब क्या, वो जो मतलब इसका रेजिस्टिविटी अगर ज़्यादा कर देंगे, मतलब क्या इनका परमिटिविटी उसको बोलते हैं, तो उसको अगर ज़्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स घट जाएगा। तो यहाँ पर वर्ड आता है परमिटिविटी का। वो परमिटिविटी को हम इप्सिलॉन जीरो में डिनोट करते हैं। तो इप्सिलॉन जीरो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जो कांस्टेंट लिए थे एफ इज इक्वल टू के इंटू क्यू वन इंटू Q2/R², यहाँ पर जो के है वो के बदले में हम ये लिख सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/R²। तो यहाँ पर के का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो, ये हर वक्त कांस्टेंट होगा। तो समझ में यहाँ पर 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो क्यों मिला। मैक्सिमम में हम क्या करते हैं, इसको रट्टा मार लेते हैं कि हाँ एफ इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1/Q2/R²। लेकिन ये 1/4 पाई जीरो आया कहाँ से, यहाँ से आया। मतलब ये आपको समझ में आ गया कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब चलिए देखते हैं उसका यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे। किसका, वो के का, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का। हम क्या यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, एफ इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो Q1 Q2/R²। इसको हम क्या लिख सकते हैं, के Q1 Q2/R² भी लिख सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ से क्या है, के निकल आएगा, के इज इक्वल टू मतलब 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। यहाँ पर फोर्स क्या है, मल्टीप्लाई हो क्या रहा है, तो अपोजिट साइड में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। ये के यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो क्या है, तो ये इस साइड आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 1/के होगा, उसको मतलब क्या, के को ऊपर ले जाएंगे और 1 को ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये R² ऊपर चला जाएगा। मतलब क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला फाइनली क्या आ जाएगा, एफ इंटू R² Q1 Q2 आ जाएगा। वो यहाँ पर एफ क्या है, फोर्स है, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन है। अच्छा, आर क्या है, रेडियस है, रेडियस का यूनिट क्या है बताइए, रेडियस का यूनिट क्या है, मीटर है। तो यहाँ पर क्या, मीटर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या होगा, मीटर का स्क्वायर होगा, डिवाइड बाई चार्ज। चार्ज का यूनिट क्या है, कूलम से डिनोट करते हैं। तो क्या हो जाएगा, कूलम इंटू क्या, कूलम हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, N m²C⁻²। तो ये क्या हो गया हमारा, ए मतलब क्या, एन किसके लिए है, फोर्स के लिए, आर एम मीटर किसके लिए, रेडियस के लिए, सी किसके लिए, चार्ज के लिए। तो ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिट। अच्छा ठीक है, तो अभी इसका डायमेंशन निकालेंगे। कैसे डायमेंशन निकालेंगे, के इज इक्वल टू इस फार्मूला में F² Q1 Q2 इज इक्वल टू, एफ का फार्मूला क्या है, ml1T⁻²। आर का क्या है, रेडियस एल में लगा, R² है, डिवाइड बाई क्यू का क्या है, क्यू का डायमेंशन क्या है, 80 है। कैसे 80 है, यहाँ पर समझेंगे। क्यू इज इक्वल टू सॉरी वो आई इज इक्वल टू Q/T, दैट सिंपल दैट क्यू क्या आ जाएगा, IT। इसको हम आई का डायमेंशन क्या है एम्पियर में, टी का क्या है टी, तो यहाँ से क्या मिला हमको 80 मिला। तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे, क्या हो जाएगा, 80 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब क्या, ये टी का स्क्वायर है, ऊपर चला जाएगा कहते हैं -T हो जाएगा, तो -2, ये -2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, m1l⁻3, एल यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 है, तो क्या हो जाएगा L3, और T⁻ क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2, ये ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा, -4, और ए का क्या है, यहाँ पर -2 है, ऊपर चला जाएगा तो सॉरी यहाँ पर 2 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 है। तो ये हमारा क्या आ गया, डायमेंशन आ गया। तभी अभी देखिए, ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट का चला जाएगा। अभी जो इप्सिलॉन जीरो है वो क्या है, परमिटिविटी है इप्सिलॉन जीरो, उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। तो यहाँ पर वो परमिटिविटी का, वो जो इप्सिलॉन जीरो का यूनिट भी निकाल सकते हैं, डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। कैसे, हमारा फॉर्मूला है के इज इक्वल टू 1/4 पाई इप्सिलॉन जीरो, हमको पता है। यहाँ से हमको क्या आ जाएगा, इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई के। तो क्या हो जाएगा,
इप्सिलॉन जीरो का क्या होगा 1/k, के का यूनिट हमें अभी निकाले, के का डायमेंशन भी निकाले, तो क्या आ जाएगा 1 वो के का डायमेंशन के का यूनिट पुट कर देंगे तो इप्सिलॉन जीरो का आ जाएगा। तो अभी क्या आ जाएगा, मतलब इप्सिलॉन जीरो इज इक्वल टू 1/k का यूनिट क्या है, ये तो कांस्टेंट है, 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो यह क्या आ जाएगा an, अगर ये यूनिट निकालेंगे m स्क्वायर c टू द पावर -1, अगर ये क्या हो जाएगा ऊपर चला जाएगा तो न्यूटन का इन्वर्स हो जाएगा, मीटर का भी इन्वर्स आ जाएगा, कूलम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलम स्क्वायर न्यूटन इन्वर्स मीटर इन्वर्स टू द पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा यूनिट हो गया। सिमिलरली हम डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, तो डायमेंशन क्या आ जाएगा 1 इसका डायमेंशन क्या है m1 l टू द पावर 3 t टू द पावर -4 a टू द पावर -2, तो क्या हो जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, तो क्या a टू द पावर -2 है तो वो क्या हो जाएगा a टू द पावर 2 हो जाएगा, वो m है, m ऊपर चला जाए तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर l टू द पावर 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा l टू द पावर -3 हो जाएगा, यहाँ पर t टू द पावर -4, यहाँ पर क्या हो जाएगा t टू द पावर 4 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, तो ये क्या निकल गया, डायमेंशन निकल गया। किसका डायमेंशन निकल गया, परमिटिविटी का। अब हम थोड़ा जानते हैं परमिटिविटी क्या है। परमिटिविटी क्या है, द एबिलिटी ऑफ सब्सटेंस टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब वो क्या हो जाएगा, वो कुछ स्टोर कर लेगा, मतलब अगर चार्ज फ्लो हो रहा होगा तो एक मीडियम होगा, उस मीडियम क्या कर लेगा चार्ज को कंडक्ट कर लेगा, अगर फोर्स अप्लाई होगा तो कुछ फोर्स को अपने अंदर में क्या कर लेगा स्टोर कर लेगा, उसको परमिटिविटी बोलते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, हम अब क्या कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, तो एग्जाम्पल भी उसी रिलेटेड लेंगे। यहाँ पर एक चार्ज लेंगे Q1, यहाँ पर एक चार्ज लेंगे Q2, लेट यहाँ पर मैं क्या लेट Q1 क्या F1 फोर्स अप्लाई किया कर रहा होगा Q2 के ऊपर, सिमिलरली Q2 क्या कर रहा होगा F2 फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। अच्छा ठीक है, अभी अगर यहाँ पर वैक्यूम मीडियम है, इसीलिए हम इप्सिलॉन जीरो डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं इप्सिलॉन नॉट बोलते हैं। अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पर कुछ मीडियम होगा तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, इप्सिलॉन m लिख सकते हैं, ये किसके लिए मीडियम के लिए, और ये किसके लिए वैक्यूम के लिए है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर देखिए ये कुछ नहीं है, वो सिमिलरली F1 F2 फोर्स आएगा। अगर मैं यहाँ पर वाटर का एक लिक्विड का लेयर दे दूँगा, वो वाटर हो सकता है या फिर पेट्रोल कुछ भी, तो क्या हो जाएगा कुछ फोर्स कम हो जाएगा, मतलब कि ये ऑब्जर्व कर लेगा। अच्छा सिमिलरली वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा फोर्स कम हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर मैं वाटर को छोड़कर एक दीवार बना दूंगा, यहाँ पर एक मैं दीवार बना दिया, तो क्या होगा ये फोर्स क्या होगा थोड़ा कम हो जाएगा, ये मतलब क्या Q1 का Q2 में जो फोर्स अप्लाई हो रहा होगा थोड़ा कम हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं परमिटिविटी। इस परमिटिविटी के वो क्या है रिलेटिव परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, अगर आपको समझ में आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई पार्ट भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं अगली क्लास में आपको इस बारे में और डिटेल्स में बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।